हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टीच फॉर रीच। ये मेरा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। आप पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा एक बार उस पर विचार करते हैं। पहली हमने उसमें परिचय को डिस्कशन किया, ग्राफ बनाने सीखे, बीजगणितीय रूप और संगत असंगत का अध्ययन किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो करते हैं शुरू। आपने क्लास 9th में सीखा होगा क्या, कक्षा 9th में, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता था। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a b c ये क्या है, वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, और क्या प्रतिबंध था वहां ए वह बी दोनों क्या शून्य नहीं हो सकते हैं। या इसको किस तरह से प्रदर्शित किया गया, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्लास 9th में सीखा था। इसका मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से अब भी सीखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा, शायद भूल गए हो आप। तो क्या होता है, अगर यहाँ देखो इस इक्वेशन को, अगर मैं इसे समझाऊं, इस समीकरण को अगर मैं यहाँ a की वैल्यू, देखो क्या लिखा, a वह b दोनों शून्य नहीं हो सकते। अगर यहाँ a इक्वल टू 0 हो जाए इस समीकरण के लिए, ठीक है, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो क्या होगा, तो एक बार रख कर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई x प्लस के बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो क्या होगा, 0 प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। तो यहाँ आपने देखा कि 0 लिख लो या ना लिखो, यहाँ एक चर x क्या हो गया, यहाँ से विलुप्त हो गया। अब अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था दो चर वाले, लेकिन अब क्या रहा है, एक चर वाला। तो अब ये क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक बहुपद। तो जैसे कि चैप्टर में क्या कहा गया है, दो चर वाले, तो इसी वजह से हम यहाँ a की वैल्यू 0, इसी प्रकार अगर हम यहाँ b की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y की गुणा जब b में, y की गुणा जब 0 में करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसी वजह से यहाँ a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था देखते हैं रिवीजन के तौर पर। ये एक समीकरण के लिए था, अगर दो समीकरण का युग्म ले लें, क्या दो समीकरणों का युग्म ले लें। अगर 10th की बात करूं तो यहाँ तो क्या होता है, समीकरणों का युग्म, यानी दो समीकरण होगी। तो वहां इसका, अब चलते हैं क्लास 10th पर, इसको रब कर देता हूं। तो वहां क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट। और क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण सेकंड। ठीक इसी प्रकार यहां भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। और
क्या कंडीशन होगी, यहां भी A1 B1 वह A2 B2 क्या शून्य नहीं हो सकते। क्यों शून्य नहीं हो सकते, वो अभी हमने सीखा था, इस वजह से ये शून्य नहीं हो सकते। और क्या प्रतिबंध क्या होगा, प्रतिबंध को कैसे प्रदर्शित करेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, वह A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो देखो अगर A1 और B1, ठीक है, यहाँ B2, अगर A1 और B1 की वैल्यू कोई भी ले ली जाए, किसी भी वैल्यू को ले लो और इसमें रख कर देखो, कभी भी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। किसी भी संख्या के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अगर A1 B1 की वैल्यू हम कोई भी रख ले तो कभी भी 0 नहीं बनेगी। ये इसका एक प्रतिबंध है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो ये क्या है, इसका व्यापक रूप। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं होती क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जैसे 1, यानी जो संख्याएं क्या परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, और क्या होगी, प्राकृत होगी, पूर्ण संख्या होगी, और सभी प्रकार की संख्याएं क्या छोड़कर काल्पनिक को। काल्पनिक अगर संख्या नहीं है, बाकी काल्पनिक से अलग जितनी भी संख्या होगी वे सब की सब क्या होगी, वास्तविक। जैसे 1 -k1 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, रूट में भी वैल्यू हो सकती है, √2 भी हो सकता है। ये सब की सब क्या है, ATC सभी की सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे और सीखेंगे क्या, अभी कल से अगर मैं एक टॉपिक उठाऊं तो कल हमने क्या सीखा था, ग्राफीय रूप बनाना सीखा था। क्या, ग्राफीय रूप। क्या अगर दो समीकरण युग्म हमें मिल जाए तो उसका क्या ग्राफीय रूप कैसे बनता है, लेकिन हल नहीं सीखा। तो आज क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हमने सीखा, उनको युग्म का हल सीखेंगे। क्या, हल। तो हल होता क्या है, जैसे मैं कोई भी समीकरण ले लूं, जैसे 4x + के 5y = ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर 20। तो क्या होता है, यहाँ हल क्या होगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, x और y के वे मान, x और y के वे मान अगर इस समीकरण में, क्या दी गई समीकरण में रखने से दोनों साइड को बराबर कर दे तो वे क्या होंगे, वे इस समीकरण के हल होंगे। तो जैसे कोई भी अगर x की यहाँ कोई भी वैल्यू रख दो और y की कोई भी वैल्यू ऐसी आपके दिमाग में हो और रखने से इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, = क्या, जो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये दोनों साइड अगर आपस में बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण का हल हो जाएगा। यानी x और y के वे ही मान इस समीकरण के हल होंगे। तो क्या हो सकता है, यहाँ रखे गए x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे x की वैल्यू अगर हमें यहाँ 20 लेकर आना है तो क्या हो जाएगी, 4, x की वैल्यू अगर मैं रख दूं 5 और y की वैल्यू अगर मैं रख दूं 0, तो अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो जैसे रखेंगे 4 × 5 + 5 × 0, तो ये अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20 और +0, और इधर क्या है, ये सोल्व होकर थोड़ा सा आ जाएगा कितना, 20। तो क्या हो गया, ये = क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ x की वैल्यू क्या 5 और y की वैल्यू 0 इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, इस समीकरण का एक
हल है। अगर मैं ग्राफीय विधि में अगर मैं बात करूं, यानी अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं और ये समीकरण लेट कर लेते हैं, ये समीकरण ऐसे जा रही है यहाँ से, तो जो 5 और 0 बिंदु होगा वो इस समीकरण पर क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, यानी किसी समीकरण का हल उस रेखा पर स्थित बिंदु होता है। किस रेखा पर, जो समीकरण बनाती है। दोबारा सुन लेना, किसी समीकरण का हल उस रेखा यानी उस समीकरण के द्वारा बनाई गई रेखा पर एक स्थित बिंदु होता है। यानी अगर मैं इसकी कोई भी समीकरण बनाऊंगा तो 5 और 0 इस पर स्थित कोई एक बिंदु होगा, चाहे वो कहाँ हो, यहाँ हो। ठीक है, 5 और 0 लगभग यही होगा, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या सीखा हमने, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है। हल क्या होता है, अगर किसी समीकरण में, ठीक है, उनके x और y के मान उस समीकरणों को पूरी तरह से संतुष्ट करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए, तो वह उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूं, अब ये तो केवल एक समीकरण के लिए लिया, तो हम लेते हैं दो समीकरण, यानी समीकरण युग्म के लिए क्या एग्जाम्पल होगा। तो इसे मैं अभी रफ कर दे, एक एग्जाम्पल में और समझेंगे हम क्या, जैसे 2x - y = 0 इक्वेशन फर्स्ट, और क्या हो जाएगा 4x + के 3y = b इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ x और y इन दोनों समीकरणों के लिए वह कौन से मान होंगे x और y के, जो दोनों समीकरणों को पूर्णतः क्या संतुष्ट करेंगे। ठीक है, या वे इन दोनों समीकरणों का हल होंगे। ठीक है, तो देखेंगे, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 ले लूं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रख कर देखते हैं, x की वैल्यू कितनी, 2, y की वैल्यू 4। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है यहाँ पर, और ये y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 समीकरण फर्स्ट में, तो 2 × 2 माइनस के y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 = कितना हो जाएगा अगर इसे सोल्व करेंगे, 0। और बराबर किसके है, ये बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। अब इसी प्रकार यही वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर, तो अगर x की जगह कितना रख दूं, 4 × 2 + 3 × 4, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 8 और 12 कितने हो गए, 20 = 20। और ये बराबर किसके है, ये समीकरण सेकंड में अगर आप देखोगे तो ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ 2 और 4 बिंदु 2 और 4 ने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को पूर्णतः संतुष्ट किया है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 और 4 समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का एक हल है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अगर आपने नोटिस किया होगा, कल अखिला का जो सवाल था उसमें हमने क्या, ये दो समीकरण बना के छोड़ी थी। अगर आपको याद होगा तो ये दो समीकरण हमने बना के छोड़ दी थी, और इसके अनुसार हमने क्या, एक ग्राफ ड्रॉ किया था, और वो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ऐसा, थोड़ा अभी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कोई ग्राफ बन के गया था। ठीक है, और यहाँ एक इक्वेशन थी 3x + के 4y = 20, और ये इक्वेशन थी क्या, 2x - के y = 0। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना था। तो इस ग्राफ में मैंने अभी पहले बताया था कि जो हल होगा वो इस रेखा पर स्थित कोई ना कोई बिंदु होगा, और वह इस रेखा पर स्थित कोई ना कोई बिंदु होगा। तो जैसे हमने देखा ये 2 और 4, ध्यान से सुन लेना बात,
ये 2 और 4 क्या इस समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं और इस समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 और 4 बिंदु 2 और 4 क्या होगा, बिंदु 2 और 4 इस रेखा पर भी स्थित होगा और इस रेखा पर भी स्थित होगा। अगर 2 और 4 इस रेखा का भी हिस्सा है, इस रेखा का भी हिस्सा है, तो 2 और 4 कहाँ होगा, जो इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये इस पे भी स्थित है और इस पे भी स्थित है। अच्छा 2 और 4 बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा अभी तक हमने सीखा है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसे होता है और जो बिंदु हमें मिलेंगे वे बिंदु ग्राफ में कहाँ प्रदर्शित होंगे, ये भी थोड़ा सा हमने आइडिया कर लिया है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक शायद आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल दूंगा और उसमें लगभग इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज से जुड़े सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा, टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगेगा, आपको टाइम नहीं देखना, आपको बस क्या देखना, सीखना है आपको। ठीक है, किसी ने क्या कहा है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, क्या यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को। ठीक है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो ऐसे नहीं आपके पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्या हमको इसका तिनका तिनका उठाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, तो इसको बिल्कुल डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और सभी डाउट को आपके क्लियर करेंगे। तो मैंने इसी प्रकार के 3 एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने दिए हैं, क्या 1 2 और 3। ठीक है, और इसका एक आइडियल ग्राफ ये जो है मैंने ग्राफ आपके सामने बना है, केवल आइडियल है, ये बस मानने के तौर पर है। कुछ इसी तरह के ग्राफ अगर आप बनाओगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक इसी तरह के ग्राफ इन इक्वेशन से हमें मिलेगी। तो चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था लास्ट में, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर संपाती, और ये क्या है, समांतर। तो 3 तरह के हमने क्या करे थे, 3 तरह के ग्राफ आपके सामने कल दिखाए थे। तो इससे बनने वाले और जो एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, जो एक दूसरे को काट के जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गए, वे दोनों कौन सी कंडीशन होती है, वे हमने कहा था संपाती। और जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, यानी समांतर होगी और क्या होगी, और असंगत होगी। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको क्या दिए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि बताइए कि दी गई रेखाएं संपाती है, संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदी है या किसी भी तरह की है। ठीक है, तो 2 तरीके हमारी किताब में टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। एक तो क्या, ग्राफ बनाकर हम इजीली बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है, या संपाती होगी या समांतर होगी। एक दूसरी तरह की भी क्या है, एक दूसरी तरह की भी हमें सारणी किताब में दी गई है। तो वो सारणी बनी कैसे और उसको हमें याद कैसे करना है, आज थोड़ा सा उसी को डिस्कस करेंगे, क्या सारणी को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले
4x प्लस के 5y प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो हमें क्या, यह समीकरण फर्स्ट, तो हमें सबसे पहले चाहेगा यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू अगर मैं क्या व्यापक रूप से तुलना कर दूं, व्यापक रूप क्या था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं व्यापक रूप से तुलना कर दूं तो यहाँ x की गुणा में क्या है a1 और यहाँ x की गुणा में क्या है 4, तो यानी a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जो y की गुणा में है और जो यहाँ y की गुणा में है यानी कि 5, और जो अचर पद है यानी वो c है जो अकेला है बिना चर के अकेला है वो क्या है यहाँ c1 है और यहाँ क्या है 6 है, तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगर समीकरण सेकंड ले लिया जाए तो समीकरण सेकंड क्या होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x माइनस के 4 प्लस के 4y सॉरी प्लस के 8 इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड। तो यहाँ से क्या होगा समीकरण सेकंड से हमें a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और b2 की वैल्यू माइनस के 4। ध्यान रखना है यहाँ b2 की वैल्यू ऐसे नहीं अगर 4 को देखेंगे नहीं, इसके आगे जो चिन्ह है उसे भी लिखना है। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 4 और यहाँ c2 की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, हमने क्या सीखा, अगर आपको दो समीकरण दे दी जाए तो उससे a1 b1 और c1 के मान निकालने सीखे। ठीक है, तो अब इसे रब कर देता हूं। तो जैसे हमें यहाँ 3 समीकरण दी गई है तो तीनों समीकरण में हम a1 b1 और c1 के मान, इसी प्रकार a2 b2 और c2 के मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए तो यहाँ a1 का मान कितना है, a1 इक्वल टू 1 दिख रहा होगा, b1 इक्वल टू माइनस के 2 और c1 देखो अगर मानक समीकरण की बात करूं तो क्या था वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो 0 तो वहां थी और 0 यहाँ है, तो क्या कर लेंगे हम इसको इधर ले जाओ क्योंकि 0 तो 0 ही रहने वाली है, यानी हम यहाँ c1 अगर कुछ नहीं है c1 को क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पर 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार समीकरण सेकंड से देखते हैं, समीकरण सेकंड से तो क्या हो जाएगा a1 का मान 3, b1 का a2 का मान 3, b2 का मान कितना हो जाएगा 4 और c2 का मान कितना हो जाएगा, तो c2 का मान हो जाएगा क्या, ये इधर क्या है हमें तो मानक व्यापक रूप में लेना है या मानक रूप भी कह सकते हैं इसे। c1 अगर इधर है तो इधर लाना पड़ेगा, यहाँ c1 क्या है, यहाँ c2 क्या है 20 और 20 जब इधर आ जाएगा तो माइनस के 20, क्योंकि उस रूप के अनुसार हमें इसे भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 20। तो अब यहाँ देखेंगे कि अगर ऐसे अनुपातिक रूप में इनको लिख दे, क्या अनुपात में तुलना कर दी जाए, इनकी तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, अगर मैं यहाँ a1 की वैल्यू लूँ तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 बटा 3 माइनस के 2 बटे 4 और 1 बटा माइनस के 20। ठीक है, माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अब हमें इनके बीच में बराबर समता यानी बराबर का चिन्ह लगाना है। क्या 1 बटा 3 माइनस के 2 बटे 4 के बराबर होता है। इसे अगर थोड़ा सा सोल्व और कर ले तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा सोल्व कर ले 1/2, क्योंकि ये आपस में कट जाएगा। तो क्या 1 बटा 3 1 बटे 2 के माइनस के 1 बटे 2 के बराबर होता है, तो नहीं होता है। इसी प्रकार क्या
1/2 माइनस का 1/2 माइनस के 1/20 के बराबर होगा तो नहीं होगा। तो अगर हम देखें इस समीकरण के लिए इनके अनुपातों की तुलना करें तो अनुपातों की तुलना किस तरह से होगी। पहली समीकरण के लिए ये इक्वल टू नहीं होगा इसके, और ये भी इक्वल टू नहीं होगा। हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और आगे चाहिए तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या एक अनुपात की तुलना करने पर एक सीधा सीधा सूत्र मिल गया। तो ये जो समीकरण थी हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये समीकरण क्या थी, प्रतिच्छेदी। तो अगर कोई भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो वो किस कंडीशन में मिलेगी, हमेशा A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2, और C1/C2 चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमें इतना ये दोनों भी मिल गए तो क्या कर देंगे, हम यहाँ बता देंगे कि इस समीकरण से हमें जो ग्राफ मिलेगा उसमें बनने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो क्या होता है, कल बताया था मैंने, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो वे क्या होती हैं, संगत। ठीक है, क्योंकि वे दोनों के दोनों एक जगह कहीं ना कहीं आपस में जाकर मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे कि हल कितने होंगे। अगर मैंने अभी टॉपिक बताया था इससे पहले वाला टॉपिक, हल, रेखाओं के हल, युग्म के हल निकालने, तो इससे प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जितनी जगह पर ये दोनों लाइनें आपस में काटेगी इतने ही हल होंगे। तो आपने देखा होगा केवल प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही जगह काटती है, तो अतः क्या हो जाएगा, इसका केवल क्या होगा, केवल, इसे ध्यान से लिख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है, क्योंकि ये क्या करती है, आपस में केवल एक जगह ही काटती है। ठीक है, केवल एक हल होता है, या आपकी बुक में लिखा होगा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहां हमें एक सूत्र भी मिल गया है, और वो सारणी भी शायद आज आपके स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो दो तरीके हैं हमारे पास उसको बताने की कि वे प्रतिच्छेदी होगी, या तो इस तरह से, या फिर पूछेगा दो तरह से प्रश्न पूछेगा, या तो पूछेगा प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या समांतर होगी, और दूसरे तरीके से पूछ सकता है संगत होगी या असंगत होगी। तो हम दोनों ही बता सकते हैं अगर हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान निकाल लिया। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है तो क्या है, संगत है। तो एक समीकरण के लिए हमने ये सब चीजें निकाली। अब देखते हैं दूसरे समीकरण की ओर, तो जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की ओर, और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे छोटा नहीं चलेगा, समझना है, हमें समझना है। तो अब मैं डायरेक्ट, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अब सीधे चलते हैं अगली समीकरण की ओर, या दूसरे क्वेश्चन की ओर भी कह सकते हैं। तो चलते हैं, या इनके मान जल्दी से मिटो देता हूँ और लिख लेता हूँ। यहाँ पर A1 का मान जल्दी 2, B2 का B1 का मान 3, और C1 का मान जैसे 9 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 9। इसी प्रकार इसका मान 4, इसका 6, और इसका इधर ले चले गए तो माइनस के 18। अब जल्दी इसमें रख के देखते हैं। ये तो प्रतिबंध था इसकी लिया, तो मैं इन्हें भी रब कर देता हूं। तो यहाँ क्या होगा, अब देखेंगे 2/4, 3/6 और माइनस के 9/-18। अगर इनको थोड़ा सा और सोल्व कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 और यहाँ भी 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इनके बीच में कैसे निशान आएंगे, क्योंकि 1/2 सब आपस में इक्वल होते हैं।
और इक्वल होते हैं तो ये भी इक्वल होते हैं। तो अब अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो उसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, ये यानी कि एक दूसरे की ओर संपाती होगी, संपाती होगी। अगर संपाती है तो देखो मैंने कहा था दो लाइनें जितनी जगह एक दूसरे को काटेगी उसके हल उतने ही होंगे। कितने होंगे? इतने। अब देखते हैं ये दो लाइनें थी यहाँ, ठीक है, ये एक दूसरे को कितनी बार काट रही थी। अगर देखा जाए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है तो लगभग यहां भी काटा होगा, यहां भी, सब जगह, यानी अनंत बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही होगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसके हल अनंत होंगे। ठीक है, इसके हल अनंत होंगे, एक नहीं हो सकते क्योंकि कितने बिंदु है इस लाइन पे हम नहीं बता सकते। तो क्या हो गए, इसके हल अनंत होंगे। ठीक है, आपके समझ में आ गया हुआ। अब चलते हैं अगले समीकरण 3 की ओर। अगर आपको कभी भी ऐसी समीकरण या ऐसा ग्राफ बनता हो तो आप सीधे बोल देना कि ये संपाती है और इसके हल अनंत होंगे। अब संपाती है तो क्या होती है, संपाती भी क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत, संगत। ठीक है, संगत। तो दो कंडीशन मैंने कल बताई थी, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी है, संपाती है तो दोनों संगत होगी। तो अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन की ओर। इसको रब कर देते हैं, इसको भी, इसको। तो क्या तीसरी इक्वेशन, जो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहाँ जल्दी से वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ से 2 और यहाँ से -4, ये तो पहले ही है -4, और यहाँ कितनी होगी 2, यहाँ 4 और यहाँ -12। तो अगर वैल्यू जल्दी से रख दें हम तो क्या हो जाएगी 1/2, 2/4 और -4/12। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दे तो 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी कितनी आ जाएगी -1/3। तो यहाँ तो हमारा =2 का निशान आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा ही ना आएगा क्योंकि 1/2 = 1/2 होता है, लेकिन 1/2 नॉट इक्वल टू होता है -1/3। तो इसी प्रकार यहाँ हमारी जो तीसरी कंडीशन बन के तैयार हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2, नहीं होगा बराबर c1/c2। दूसरी कंडीशन में सभी बराबर थे, पहली कंडीशन में केवल ये और ये दोनों ही बराबर नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन भी आपको देखने को मिले। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है कि ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर वाला। अगर दोनों चीजें समांतर होती है तो ये एक दूसरे को कितनी जगह मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यानी इस प्रकार के सवाल का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ इस प्रकार का सवाल दिख जाए और आपकी कंडीशन कुछ ऐसी आकर बन जाए तो इस प्रकार के सवाल का कोई हल नहीं होगा। मुझे लगता है अब अगर आप उस सारणी को जाकर देखोगे तो वो सारणी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो गया होगा शायद, तो आज इतना ही रखेंगे और मिलते हैं कल फिर। नमस्कार।